मानसी और नीतू दोनों ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोनों के हाथ में चिकन का बहुत अच्छा स्वाद होता है, जो कि घर में सबको पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं रसोई में होती हैं, तभी वहां उनकी सास शारदा आती है। हाँ भाई, तो आज खाने में क्या बना रही हो तुम दोनों? माँ जी, आज तो हम आलू पालक बना रही हैं। क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आपको कुछ और खाने का मन था क्या? हाँ, वो तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे कि आज उनका आज चिकन खाने का मन है, तो आज तुम दोनों ना चिकन ही बना दो सबके लिए। नीतू और मानसी दोनों ही सबके लिए खाने में चिकन बनाती हैं और सबको खाने के लिए परोसते हैं। वाह बहू वाह, जब भी तुम दोनों चिकन बनाती हो ना पेट भर जाता है, लेकिन मन कभी नहीं भरता है। बहुत ही स्वाद बनाया है। अरे नीतू भाभी, आप दोनों बहुएं मिलकर अपना चिकन ढाबा खोल ही लो। अरे क्या देवर जी, आप भी ना। अरे ढाबा और हम खोलें? घर पर आप सबके लिए चिकन बनाते हैं, यही बहुत है। ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। आप लोग कहीं हमें बस चढ़ा तो नहीं रहे ना? अरे नहीं बहुओं, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम दोनों कुछ अच्छा कर रही हो, तभी तो हम तुम दोनों को इतना बोल रहे हैं ना। अपने परिवार का इतना उत्साह देखकर दोनों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। मानसी, मुझे ऐसा लगता है कि सब सही कह रहे हैं। हम अगर सच में इतना अच्छा चिकन बनाते हैं तो हमें अब अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, लोगों को पसंद आएगा या फिर लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन हमें कम से कम एक बार तो कोशिश करनी चाहिए ना। दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं और फिर अपना एक चिकन ढाबा खोल लेती हैं। लो, ढाबे का शुभारंभ तो हो गया है, अब बस तुम दोनों ईमानदारी से अपने इस ढाबे को चलाना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ढाबे को बहुत ही ईमानदारी के साथ चलाएंगे। दोनों बहुएं अब ढाबे में काफ़ी ईमानदारी से काम करती हैं। अरे चिकन बिरयानी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। आप बैठिए, मैं अभी चिकन बिरयानी लाती हूँ। मानसी जल्दी से उस आदमी के लिए चिकन बिरयानी ला कर देती है। अरे वाह, इतने कम दाम में इतनी स्वादिष्ट और इतनी ज्यादा चिकन वाली बिरयानी, वाह भाई वाह। हाँ जी भाई साहब, आप हमारे ढाबे पर आए हैं। हमारे ढाबे पर चिकन से जुड़ा सब कुछ मिलेगा, और वो भी बहुत अच्छा अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जरा एक चिकन रोल और चिकन कबाब भी पैक कर देना। दोनों बहुओं का ढाबा काफी अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन स्वीटी नाम की लड़की आती है। अरे, आप दोनों बहुओं का चिकन ढाबा मिल ही गया है। मैंने बहुत नाम सुना है आपके ढाबे के बारे में। आप जरा मेरे लिए चिकन हांडी पैक कर देंगी? जी बिल्कुल, अभी कर देती हूँ। इतना अच्छा काम चलता देख दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं। हमारा ढाबा तो गांव में काफ़ी धूम मचा रहा है। लोग अगर यहाँ से जा भी रहे होते हैं तो हमारे ढाबे से बिना कुछ खाए जाते नहीं हैं। अब यही मौका है हमारे पास अपने बारे में सोचने का। लोगों को तो हमारा चिकन ढाबा पसंद ही आ गया है, तो इसका मतलब लोग आने ही वाले हैं। तो अब हम अपनी जेब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दोनों बहुओं के मन में लालच और घमंड पैदा हो जाता है और वो अब चिकन में मिलावट करने लगते हैं। अरे चिकन के नाम पर इसमें तो बस सोयाबीन ही है। यहाँ चिकन के पैसों में तुम लोग सोयाबीन खिला रहे हो हमें। ये हमारा ढाबा है और हमारे ढाबे पर यही खाने को मिलेगा। अगर खाना है तो खाओ, वरना बाहर जाने का रास्ता तो पता ही है। तुम लोग ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अब दोबारा कभी इस ढाबे पर मैं पैर भी नहीं रखने वाली। हाँ, तो हमने भी कोई आपके पैर पकड़कर खींच नहीं रखे हैं और ना ही हम आपको खींच कर लाएंगे। आप जा सकती हैं। मिलावट और लोगों से बदतमीजी अब हर रोज बढ़ती जा रही थी, जो कि दोनों बहुओं के परिवार वाले भी देख रहे थे। ये तुम दोनों बहुएं क्या कर रही हो? अरे हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। तुम दोनों ग्राहक से बदतमीजी से बात करती हो। और ये मिलावट किस लिए? जब काम इतना अच्छा चल रहा है, ढाबे का इतना नाम है, तो मिलावट करके क्यों अपना नाम खराब करना? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अरे कब तक बस ग्राहक का ही सोचते रहेंगे? देखिए, लोगों का तो काम ही बोलने का होता है। 4 दिन बोलेंगे और यही खाने आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम दोनों को पता है हम क्या कर रहे हैं। परिवार में इतना समझाने के बाद भी दोनों बहुएं किसी की बात तक नहीं सुनती हैं और अभी भी मिलावट करती रहती हैं। कई दिन निकल जाते हैं और अब उनके ढाबे पर कोई नहीं आ रहा था। हमने सच में बहुत गलत किया। 2 हफ्ते हो गए हैं और अब हमारे ढाबे पर कोई चिकन खाने नहीं आया। हमें अपने परिवार वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत अपने परिवार के पास जाती हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ढाबे का घमंड हो गया था। आप सब सही कह रहे थे। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जब मौका था तो तुम दोनों ने समझा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें एक मौका दे दीजिए, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। नहीं, अब हम तुम्हें मौका देकर कोई गलती नहीं करना चाहते। आज जो भी हुआ है ये सब तुम दोनों की ही गलती का परिणाम है। दोनों बहुएं अब अपने किए पर बस पछतावा कर रही थी। कई दिनों बाद गांव में एक अजय कल्लू नाम का चिकन ढाबा खुलता है। अरे आओ भाई, बढ़िया बढ़िया, अलग अलग तरह का चिकन खाओ, आओ आओ आओ। कुछ दिनों में कल्लू का ढाबा भी काफी मशहूर हो जाता है। हर कोई वहां आने लगा था। देखो तो मानसी, यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। एक समय था जब हमारे ढाबे के बाहर भी इतनी भीड़ हुआ करती थी। हाँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है ये सब सोचकर। अब वो दिन वापस कभी नहीं आ सकता। हाँ, चलो हम घर चलते हैं। दोनों बहुएं घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं कल्लू के ढाबे से गुजर रही होती हैं। तभी वो उनकी नज़र ढाबे की रसोई में जाती है। ये गया सोयाबीन और ये गया खराब मुर्गा। मुझे तो सस्ते दाम पर मिल गया। लोगों के पेट में जाने के बाद कहाँ ही किसी को पता चल रहा है कि ये खराब मुर्गा है। कल्लू को मिलावट करते हुए दोनों बहुएं देख लेती हैं। हे भगवान, ये कल्लू तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमें गांव वालों को इसकी सच्चाई के बारे में बताना ही चाहिए। दोनों बहुएं कल्लू की मिलावट करते हुए वीडियो बना लेती हैं और शाम के समय जब कल्लू के ढाबे पर काफी भीड़ थी तो बड़ी सी टीवी पर वो वीडियो चला देती हैं। ये देखिए, ये कल्लू आप सबकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। खराब चिकन सस्ते दाम पर मिला था, ये वही खिला रहा है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम दोनों इसका सच सबके सामने ले आई, वरना तो हमें कभी सच पता ही नहीं चलता। देखिए, हमने खुद भी गलती की है, लेकिन अब हम आप सबसे माफी मांगते हैं और बस आप सबसे एक मौका चाहते हैं। जब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम हम गांव वालों के लिए इतना कर रही हो तो हम भी एक मौका देने को तैयार हैं। इसी के साथ अंत में गांव वाले दोनों बहुओं को एक मौका देते हैं, जिसका सदुपयोग करके दोनों बहुएं खुद तरक्की करती हैं और अपना ढाबा फिर खड़ा करती हैं। कोकिला अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवा ही रही होती है। वहां कोकिला के आस पड़ोस की औरतें भी मौजूद होती हैं। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। कोकिला की बात सुनकर कोकिला की नई नवेली बहू सुमन कलश को फुटबॉल बना देती है और वो कलश जाकर सीधे आंगन में बैठे चाय पी रहे सुमन के ससुर शंकर को जाकर लगती है। अरे बाप रे, किसकी फूटी? अरे अरे, बुढ़े का सर फोड़ दिया बहू ने तो आते ही। बहू, तुझे कलश गिराने को कहा था, उड़ाने को नहीं। इसे कहते हैं पहली बॉल पर पहला चौका। अब तो घर में तेरे ऐसे चौके छक्के लगते रहेंगे। क्या कर रही हो सुमन? पापा का सिर फोड़ दिया तुमने। क्या करती? मुझे कहा गया कि कलश को मारो तो मैंने लात मार दी। कोकिला अब अपनी बहू को घर में लेकर आती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। लेकिन कोकिला अपनी बहू के स्वागत से थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि उसने अपने बेटे के लिए सही बहू चुनी भी है या नहीं। अजी, आप ठीक तो है ना? मुझे तो लगता है अब मेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। मैंने तो पहले ही मना किया था, थोड़ा देख परख लो लड़की को। अरे मैं ठीक हूँ, अपना मुंह बंद रखो, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। सुमन के स्वागत से ही सारे घर वाले डरे होते हैं। वहीं दूसरे दिन रसोई की रस्म में सुमन को छोले भटूरे बनाने के लिए कहा जाता है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है तो तू खाने में छोले भटूरे बना ले। अरे जरा बहू से पूछ लो, उसे खाना बनाना आता भी है या नहीं। पूछना क्या है? याद नहीं, जब हम बहू को देखने गए थे तो बहू ने कितने लजीज पकवान बनाकर रखे थे। जलेबी, समोसा, लड्डू और न जाने क्या क्या। अब सुमन अपनी सास की बात सुनकर किचन में जाकर खाना बनाती है और कुछ देर बाद ही वो सभी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए लगा देती हैं और सभी एक साथ खाने के लिए बैठते हैं। कैसा बनाया है बहू ने छोला भटूरा? क्या हुआ, मुंह क्यों बना रही हो तुम? खाकर देखो, खुद तारीफ करने का मन करेगा तुम्हारा। शंकर जैसे पहला निवाला मुंह में डालता है वो उस निवाले को उगल देता है और खांसने लगता है। अरे क्या हुआ आप दोनों को? कितने अच्छे फूले फूले भटूरे तो बने हैं। रुको मैं ही खाकर बताता हूँ। बिरजू भी जैसे छोले भटूरे खाता है वो भी समझ जाता है कि छोले भटूरे तो बस नाम के हैं, ना तो छोले में मिर्च नमक था और ना ही भटूरे में कोई स्वाद।
मुझे पता नहीं था बहू तू इतना गंदा खाना बना लेती है, हैं? और जब उस दिन हम तुझे देखने गए थे तो वो सब किसने बनाया था? वो मम्मी ने बनाया था। इसका मतलब तेरी माँ भी हमें धोखा देती रही। वाह, क्या बात है। कोई बात नहीं बहू, कोकिला तुझे खाना बनाना सिखा देगी। क्यों नहीं, मैं तो मास्टर शेफ हूँ। अब पूरी जिंदगी से खाना बनाना ही सिखाती रहूंगी तो इसे ब्याह कर यहाँ लाया क्यों था? अपने ससुराल वालों के मुंह से खुद के खाने की बुराई सुनकर सुमन की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब पीछे से बिरजू सुमन को मनाने पहुंचता है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम सीख लेना। क्या हुआ अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो? बिरजू सुमन को जैसे तैसे चुप कर आता है और अपनी माँ और पिता को दोबारा उसे कुछ भी ना कहने के लिए कहता है। अब अगले दिन सुमन अपनी सास के बताए अनुसार खाना बनाती है, लेकिन वो खाना भी बेहद घटिया होता है। लेकिन सभी उस खाने की खूब तारीफ करते हैं। जब सुमन उस खाने को खाने बैठती है तो वो खुद से कहती है, कल तक जो ससुराल वाले मेरी बुराई कर रहे थे, आज उन्हें ही अपने हाथों का गंदा खाना खिलाकर उनके मुंह से तारीफें निकलवा रही हूं मैं। कैसे दिन आ गए हैं, गंदा घटिया खाना खाने के बाद अपनी पत्नी की तारीफ करनी पड़ रही है। साथ साथ मेरे माँ बाप भी इसके गुणगान गाने को मजबूर हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो ये तो मरने की धमकी देती रहती है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाऊंगी या किसी समुद्र में छलांग लगा दूंगी। हे भगवान। पूरा घर सुमन के हाथों का बना खाकर परेशान था, क्योंकि सुमन के हाथों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, बल्कि उसे कोकिला अच्छे से खाना बनाना बता रही थी। तब भी वो अच्छे से खाना सीख नहीं पा रही थी और ना ही बना पा रही थी। एक रोज सुमन के घर उसकी माँ उमा आती है। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको काफ़ी समय से बहुत मिस कर रही थी। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, तभी तो मैं तुझे मिलने चली आई। उमा कोकिला और उसके परिवार से घुल मिल जाती है। देर शाम सुमन सबके लिए खाना बनाती है। सभी उस खाने को खाकर सुमन की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन उमा को उस खाने में ज़रा भी स्वाद नहीं आता। समधन जी, सचमुच आपको ये खाना पसंद आ रहा है, लेकिन इस खाने में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। समधन जी आपको सारी बातें बताऊंगी, फिलहाल तो आप भी खाना खाकर अपनी बेटी की तारीफ कर दें तो ठीक रहेगा। अब कोकिला अपनी समधन उमा को सारी बातें बता देती है और उमा अब अपनी बेटी को सबक सिखाने का मन बनाती है। क्या बात है बेटी, तू तो खाना बनाना सीख गई है। मैंने तो सोचा था तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। सचमुच आपको खाना पसंद आया माँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। अब अगली सुबह जब सुमन खाना बनाने किचन में जाती है, तभी वहाँ कोकिला और उमा पहुँचती हैं और सुमन को किचन से जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि आज खाना उमा और कोकिला बनाने वाले थे। क्या बात है, आज सूरज लगता है पश्चिम से निकला है। अपनी भाग्यवान के हाथों का खाना खाकर और समधन के हाथों का पानी पीकर मजा ही आ जाएगा। पिताजी जरा कंट्रोल कीजिए, यहाँ और भी लोग बैठे हैं। मैं तो बस तारीफ कर रहा था। अब उमा और कोकिला खाना बनाती हैं और कुछ देर बाद दोनों सभी को खाना टेबल पर लगा देती हैं। उसमें सुमन भी शामिल थी और जब सब खाना खाते हैं तो किसी को भी खाना पसंद नहीं आता और सबसे पहले सुमन चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इतना गंदा खाना तो कभी नहीं बनाती थी, तो आज आपके हाथों को क्या हुआ है जो ऐसा खाना बनाया आपने? क्यों, तुझे ये खाना गंदा लग रहा है? और पिछले कई महीनों से जो तू अपने ससुराल वालों को घटिया खाना खिला रही है, उसका क्या? जिसमें नमक मिर्च स्वाद का तो पता ही नहीं है, और ऊपर से तो उन्हें ब्लैकमेल भी तू कर रही है कि अगर उन्होंने तेरे खाने की बुराई की तो तू अपनी जान दे देगी। माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे आज एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से ये कैसा खाना खा रहे हैं। मैंने तो सोचा था तू ससुराल जाकर सुधर जाएगी। तेरी सास ने भी तुझे खाना बनाना सिखा दिया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तू ये खाना इसलिए बना रही थी ना ताकि तुझे कोई खाना बनाने के लिए ना कहे, लेकिन तेरी सास ने मुझे दूसरे दिन ही बता दिया था कि तू चाहती क्या है। बहू, हम तो बस तेरी खुशी के लिए खाना खाते रहे, लेकिन तूने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया। हमें दिन ब दिन ऐसा खाना खिलाती रही जो हमारे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। मुझे तो बहू के हाथों का खाना खाकर लिवर किडनी की बीमारी हो गई है। पेट में इतना दर्द होता है कि क्या बताऊं समधन जी। अगर तू अब भी नहीं सुधरना चाहती तो तेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। ये घर तुझे कितना सपोर्ट कर रहा है और तू इस घर को, इस घर के लोगों को ब्लैकमेल कर रही है अपने इमोशन से। हाँ, ये गलत है सुमन।
सुमन को अपनी माँ की बातों का एहसास होता है और वो अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है और उस दिन के बाद से फिर कभी जानबूझकर ऐसा घटिया खाना नहीं बनाती जो किसी के गले से नीचे ना उतरे, बल्कि वो खाना बनाने के लिए पूरी की पूरी जान लगा देती है और उसे अच्छे से सीखने की कोशिश भी करने लगती है और कुछ दिनों में उसे ढंग का खाना बनाना भी आ जाता है। सोनपुर गांव एक बहुत ही छोटा गांव था जहां बस एक ही ढाबा था और वहां रामू नाम का आदमी खाना बनाता था। रामू के हाथ का खाना पूरे गांव में ही मशहूर था क्योंकि रामू खाने के साथ साथ लोगों को स्वाद भी देता था। उसके हाथ में जादू जो था। ऐसे ही एक दिन अच्छी कमाई से खुश होकर रामू अपने भाई सोहन से बोलता है, इस बार तो काफी अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही अच्छी कमाई होती रहेगी तो जल्द ही हम अपना घर भी बना लेंगे। बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। बिल्कुल सही कहा। इस बार काफी अच्छी कमाई तो हुई है, काफी पैसे बच गए हैं। अब बस ये मुश्किलों वाले महीने निकल जाएं, गर्मियां शुरू हो गई हैं। अब तक भगवान ने सब अच्छा किया है, आगे भी जरूर भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। चिंता मत करो, हमें बस अपनी मेहनत करनी है, बाकी सब भगवान है वही देखने के लिए। सोहन और रामू अब तक की हुई कमाई से बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। गर्मी से काफी ज्यादा परेशान दोनों भाई थे क्योंकि गर्मियों की वजह से अब उनके ढाबे पर ज्यादा कोई आता नहीं था खाने के लिए और उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी। एक रात दोनों ढाबे से काम करके घर जाते हैं। सोहन पानी पीने जाता है तो मटका खाली मटका देखकर सोहन अपने भाई से कहता है, अरे मटका तो खाली है। रामू तो मकान मालिक को बोलकर नहीं गए थे क्या कि मटके को भर देना? अब हम पानी क्या पिएंगे? अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने मकान मालिक को बोला था कि वो हमारे मटकों में पानी भर दे। अब तक तो वैसे भी बिना बोले ही मटके में पानी भर देते थे, फिर आज क्यों उन्होंने हमारे मटके को पानी से नहीं भरा? ये तो गलत है ना। अरे पानी तो सबके लिए ही जरूरी होता है, पानी नहीं है तो हम क्या पिएंगे? चलो एक बार हम मकान मालिक से बात करते हैं इस बारे में। सोहन और रामू दोनों मकान मालिक से बात करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर उनका मकान मालिक शंभू खुद ही आ जाता है और उन्हें देखकर बोलता है, अरे लगता है दोनों भाई कहीं जा रहे हैं। शंभू जी, हम बस आपके पास ही आ रहे थे। दरअसल वो हमारे मटके खाली हैं, इनमें पानी नहीं भरा क्या आपने? क्या? हाँ, ये सही कहा तुम दोनों ने। लेकिन क्यों शंभू जी? वो क्या है ना, 2 महीनों का किराया रुका है। अब मुझे तकलीफ हो रही है तो थोड़ी तकलीफ तुम दोनों को भी तो होनी चाहिए। जब तक किराया आ रहा था तब तक मैं खुद ही यहाँ मटकों में पानी भरकर जाता था। अब पैसों के बिना बात कैसे बनेगी? हाँ, लेकिन हमने आपको बताया तो था, गर्मियों की वजह से हमारा काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। हमने कभी भी आपके पैसे रोके नहीं हैं। थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। हम जैसे ही पैसे मिलेंगे आपको आपके पैसे दे देंगे। बहुत सही। जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे तब पानी की बात करना। तुम लोगों को तो पता है कि मेरा एक ही उसूल है, अगर मुझे तकलीफ होती है तो सामने वाले को थोड़ा दुख तो होता ही है ना। शंभू इतना बोलकर वहां से चला जाता है। ढाबा ठीक से नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वक्त के साथ उनके हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। एक दिन रामू घर पर खाना बनाने जाता है, लेकिन घर का पूरा राशन खत्म हो गया था। रामू खुद से बात करते हुए बोलता है, घर पर तो राशन ही नहीं है। अब क्या? हमारे घर पर चूल्हा भी नहीं जलेगा। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लोगे आप हमारी? इतनी मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो? एक के बाद एक नई मुसीबतें खड़ी हो रही थी, लेकिन कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन दोनों हताश निराश भगवान के आगे बैठे होते हैं। सोहन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलता है, भगवान जी, कोई तो रास्ता निकालो, हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाओ। हमारी मदद करो भगवान जी, हमारी मदद करो। दोनों अब बस भगवान का ख्याल रखकर बस मेहनत ही कर रहे थे। कुछ दिनों बाद दोनों भाई के ढाबे में अजय नाम का एक पर्यटक आता है, जिसे काफी ज्यादा भूख लगी होती है। रामू उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर लाता है। अजय वो खाना खाता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अजय खाने की तारीफ करते हुए बोलता है, अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना स्वाद खाना मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया है।
भूख लगने पर वैसे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, लेकिन आज जब भूख मिट भी गई तब भी मन नहीं भरा खाने से। हाँ दिल खुश हो गया खाना खाकर तो। अजय उन दोनों से बात करके जा रहा होता है कि तभी पीछे से दो लोग अजय का बैग चोरी करने लगते हैं। सोहन और रामू चोर को देख लेते हैं और तुरंत उन चोर को पकड़कर उनसे बैग छीनते हैं, लेकिन चोर भाग जाता है। अजय को काफी अच्छा लगता है कि उन दोनों ने उसे बचाया और वो उनसे बोलता है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने आज उस चोर से बचा लिया, वरना तो वो चोर मेरा बैग लेकर भाग जाता और शायद मुझे भी कोई नुकसान पहुंचा देता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर जी? ये तो हमारा फर्ज है। आप हमारे यहाँ खाना खाने आए थे, और अगर आप हमारे यहाँ खाना खाने नहीं भी आए होते तो भी आपको बचाना तो हमारा फर्ज है। ऐसे कैसे कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, मेरे बड़े भाई सोहन ने बिल्कुल सही कहा। आप हमारे गांव के मेहमान हो, आपको कोई परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। वैसे आप एक बार अपना बैग देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? अरे बैग देखने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों ने उन चोर के कुछ करने से पहले ही आप दोनों आए थे। मैं आपको धन्यवाद जितना भी करूंगा वो कम ही होगा। मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों ने कितनी मदद की है हमारी। अरे आप बार बार धन्यवाद करके हमें छोटा क्यों बना रहे हैं? आपको बचाना हमारा फर्ज था। हम आपके किसी काम आ पाए, इसमें हमें ही खुशी मिली है। अरे आप लोगों ने मुझे बचाया है, मेरे बैग को चोरी होने से बचाया है, इसलिए मैं आपको ये 50,000 रुपए देना चाहता हूँ। जिस तरह आप दोनों ने मेरी मदद की, अगर इन पैसों से मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे हम ये पैसा कैसे ले सकते हैं? हमने आपकी मदद जरूर की है, लेकिन ये सोचकर नहीं कि इसके बदले आप हमें कुछ दोगे। इसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये पैसे ले लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है, और आप दोनों ने अपने बारे में सोचे बिना मेरी मदद की है। अजय के इतना बोलने पर वो पैसे रख लेते हैं और पैसों से अपने ढाबे पर एसी लगवाते हैं। एसी लगवाने के बाद उनका ढाबा फिर से अच्छा चलने लगता है। दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। सोहन रामू से कहता है, लगता है वो इंसान हमारे लिए कोई दूत बनकर ही आया था। उस अनजान शख्स ने हमारी मदद की और उनकी वजह से आज हमारा ढाबा गर्मियों में भी चल रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार गरीब का एसी ढाबा बन ही जाता है। ममता और उपेंद्र अपनी 4 विधवा बहुएं स्वरा, गुंजन, वेदिका और पल्लवी के साथ रहते हैं। ममता और उपेंद्र ने 2 साल पहले ही अपने चारों बेटों को एक हवाई जहाज के एक्सीडेंट में हमेशा हमेशा के लिए खो दिया होता है, जिसके बाद अब उनकी चारों बहुएं गांव में पूरी सब्जी का ठेला लगाकर काम करती हैं। स्वरा, ये लो, मैंने ना पूरियाँ बेल दी हैं, तुम फटाफट इसको तल दो। 100 पूरियों का ऑर्डर आया है आज हमें। गांव के एक बड़े आदमी का घर है जहां पर पूजा है। हमें पूजा शुरू होने के पहले ही पूरियों का ऑर्डर पहुंचाना है। गुंजन, सारा ऑर्डर पहुंच जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। पल्लवी, तुम यहाँ धीरे धीरे से सब्जी क्या काट रही हो? जाओ तुम ग्राहकों को संभालो। देखो 3 लोग ना अभी वहाँ पर राह देख रहे हैं, उन्हें फटाफट पूरी सब्जी परोस दो, ठीक है? तब तक मैं सब्जियाँ काट कर रख देती हूँ, फिर तू पका देना। ठीक है वेदिका, मैं ये कर दूंगी। चारों बहुएं एक साथ मिलजुल कर पूरे ठेले को बहुत अच्छे से संभालती हैं। उनके हाथ के बने पूरी सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। सभी चटखारे लेते हुए खाते हैं और जम के तारीफें भी करते हैं। क्या बात है, ऐसी पूरी सब्जी तो हमने आज तक नहीं खाई। मन करता है खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। अरे वही तो। अच्छा भाभी, अगले महीने मेरी बहन की शादी है। मैं चाहता हूँ कि पूरी सब्जी का ऑर्डर यहीं पर दे दूं। ये लीजिए एडवांस के पैसे। अरे वाह, धन्यवाद भाई साहब हमारे ठेले में ऑर्डर देने के लिए। आपका ठेला पूरे गांव में अलग और अनोखा है। यहाँ आओ तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी ठेले में खाना खा रहे हैं। बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है। यहाँ एक अलग सा अपनापन है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे ठेले की पूरी सब्जियां खाने आते रहा करिए। वो चारों ठेले के काम के साथ साथ घर पर भी उतना ही ध्यान दिया करती हैं। पल्लवी, स्वरा, जाओ तुम दोनों घर चले जाओ। माँ जी और पापा जी की दवाई का समय हो गया है, उन्हें दवाई दे दो। और हाँ, शाम का समय है तो चाय और नाश्ता देते आना उन दोनों को। तब तक मैं और वेदिका यहाँ ठेले के काम को संभालते हैं।
ठीक है गुंजन, चल स्वरा चलते हैं। हाँ। रात में पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। तभी ममता और उपेंद्र अपनी चारों बहुओं से कहते हैं, बहू, हर महीने मेरी पेंशन आती है। हमारे 2 घर किराए पर हैं और साथ ही मेरी 2 ज़मीनें भी हैं। देखा जाए तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। भगवान जी ने हमें सब दिया है। फिर भी तुम चारों इतनी मेहनत मशक्क़त क्यों करती हो? हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन हम ये कितने अच्छे विचार हैं हमारी बहुओं के। पतियों के जाने के बाद भी ये चारों उनसे कितना अटूट प्यार करती हैं। आजकल के ज़माने में ऐसी बहुएं, ऐसी बीवियां मिलना बहुत मुश्किल है। उपेंद्र जी, सच कहूँ तो मैं भी अपनी बहुओं को आगे जाते देखना चाहती हूँ, और देखना एक दिन इनका पूरी सब्जी का ठेला इन्हें खूब आगे ले जाएगा। ममता, शायद तुम और चारों बहुएं सही कह रही हैं। मेरी ही सोच गलत है। खैर, मैं भी तुम चारों की सोच के साथ सहमत हूँ। मेरा और ममता का आशीर्वाद तुम चारों के साथ हमेशा है और रहेगा। जीती रहो और खूब सारी प्रगति करो बहुओं। धन्यवाद पापा जी। उपेंद्र और ममता अपनी चारों बहुओं से बहुत प्यार करते हैं। वो चारों उन्हें दिल से अपनी बेटियां ही मानते हैं और वो चारों भी उन दोनों का अपने माता पिता की तरह ख्याल रखती हैं। ये देख उन चारों के ननद नंदोई ईशानी और युवराज दोनों खूब जलते हैं। देख रही हो ईशानी, कैसे तुम्हारे परम पूज्य पिताश्री तुम्हारी भाभीियों पर अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार बरसा रहे हैं। हाँ युवराज, माँ और पापा पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्हें मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। बस अपनी चारों बहुओं को ही बेटियां बना दिया है उन दोनों ने। ईशानी, उस दिन जब मैं पापा जी से मिलने गया था, तभी वो माँ जी के साथ बात कर रहे थे। वो भी अपनी जायदाद अपनी चारों बहुओं के नाम करने के बारे में। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? सच कह रहा हूँ ईशानी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए, उन चारों के नाम पर नहीं। तो अब क्या करोगी? मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। मैं उन चारों को माँ और पापा की नज़रों में इतना गलत साबित कर दूंगी कि माँ और पापा उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर, अपने दिलों से, घर से, हर जगह से बेघर कर देंगे। क्या? ईशानी अब ममता और उपेंद्र से मिलने जाती है और उन्हें चारों बहुओं के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। ये तो क्या कह रही है ईशानी? नहीं, ये सरासर झूठ है। नहीं माँ, यही सच है। आप चारों की लाडली बहुएं ना बाहर जाकर आपके बेटों का सपना पूरा नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने नए आशिकों से चक्कर चला रही हैं। आपकी कसम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी बहुएं हमसे झूठ कह रही थी? वो बस अच्छा बनने के नाटक कर रही थी। हाँ पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन चारों को अपने आशिकों से पार्क में गुलछर्रे उड़ाते हुए। मुझे भी बहुत दुख हुआ। न जाने क्या बीत रही होगी मेरे चारों स्वर्गवासी भाइयों के दिलों पर। माँ, पापा, वो चारों आप लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। समय रहते ही वो किसी दिन आप दोनों को भी अकेला छोड़कर भाग जाएंगी। क्या? लेकिन ईशानी, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा इस बात पर। जानती हूँ माँ, ये बात तो विश्वास करने जैसी है ही नहीं। पर वो कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। समय रहते ही उन चारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। आप दोनों तो उनके नाम पर सब कुछ करने की फिराक में हो। भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना वो चारों आपका सब कुछ लूट कर अपने ऊपर बस यूं ही बोझा हटाकर बस उस मवाली आशिकों के साथ फुर हो जाएंगी। हाँ। हे भगवान, ये बहुत गलत किया उन चारों ने हमारे साथ, बहुत गलत। ममता और उपेंद्र ईशानी की बात को सच मान लेते हैं और रात में जब चारों बहुएं ठेला बंद करके घर की ओर लौटती हैं, तभी वो अपना सारा सामान बाहर फेंका हुआ देखकर परेशान हो जाती हैं। उपेंद्र और ममता उन्हें खूब सुनाते हैं। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं माँ जी, पापा जी? हमारा बाहर कोई चक्कर नहीं चल रहा है। हम आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। हाँ माँ जी, पापा जी, हम पर भरोसा कीजिए। चुप हो जाओ तुम चारों। अब तुम लोगों की हमारे घर में कोई जिंदगी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हाँ, तूने हमसे पैसे लिए थे और अब दे नहीं रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, आज तो हमें अब पैसे देने ही होंगे, वरना तू गया काम से। नहीं, मत मारो मुझे। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। हे भगवान, ये तो नंदोई जी को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं। हमें नंदोई जी को बचाना होगा। ननद जी देखो कितनी डर रही है वो। चलो चलो। चारों बहुएं वहां जाकर उन आदमियों को उनके पैसे देती हैं और युवराज को बचा लेते हैं। ये देख युवराज और ईशानी को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो अब उपेंद्र और ममता को बुलाते हैं और उनके सामने अपने सच को कबूल करते हैं।
हाँ माँ पापा, मैंने आपसे झूठ कहा था, वो सब झूठ था। क्या? मुझे जलन होती थी जब आप दोनों इन चारों को इतना प्यार देते थे, और फिर आप दोनों ने इन चारों के नाम अपनी जायदाद करने का फैसला लिया। तो मैं ना डर गई, और इसीलिए मैंने आप दोनों को भड़काया ताकि आप दोनों इन चारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और फिर सारी जायदाद मुझे और युवराज को मिल जाए। हमने चारों भाभियों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज इन्होंने सही समय पर आकर पैसे दिए, वो भी अपनी मेहनत की कमाई के, और मेरी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम दोनों हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगते हैं। हाँ, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें माफ़ कर दीजिए। हम दोनों को अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो चुका है। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका दीजिए। सभी ईशानी और युवराज को माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है। और साथ ही चारों बहुएं तरक्की करके अपनी पूरी सब्जी के ठेले की जगह अब एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जो गांव का पहला बड़ा रेस्टोरेंट होता है। रीमा और अनिता दोनों सास बहू वैष्णो माता की काफ़ी बड़ी भक्त होती हैं और एक छोटे से गांव में वैष्णो नाम से एक ढाबा भी चलाती हैं। सुबह के समय रीमा पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति कहता है, अरे रीमा सुनो। क्या सुनो? दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि बहू पूजा कर रही है? किसी को ऐसे पूजा के बीच से उठाना अच्छा लगता है? माँ, मुझे काम पर भी जाना है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो जाकर खुद ढूंढना। हम भी तो ढाबा चलाते हैं। कभी आज तक तुझे परेशान किया है क्या कि हमारा ये सामान नहीं मिल रहा, वो सामान नहीं मिल रहा? लेकिन तू तो छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ आ जाता है। अच्छा ठीक है माँ, मुझसे गलती हो गई। आपकी बहू पूजा कर रही थी, इसलिए मैंने उसे टोक दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं खुद ही अपना काम कर लूंगा, बस आप सुबह सुबह मुझे सुनाओ मत। सुनने वाला काम करेगा तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। इसी तरह दोनों सास बहू की वैष्णो माता को लेकर भक्ति बहुत ही साफ दिल से थी। कुछ दिनों बाद दोनों अपने ढाबे पर ही बैठे होते हैं, तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। अरे काकी, खाने में क्या क्या है? खाने में तो सब कुछ है, पर शुद्ध शाकाहारी खाना है, लहसुन प्याज तक नहीं है। अरे वाह, इसका मतलब प्योर वेज खाना ही मिलता है। जैसा नाम वैसे दर्शन। बिल्कुल सही नाम रखा है आप दोनों ने अपने ढाबे का। और नहीं तो क्या, हम सब पर वैष्णो माँ की इतनी कृपा है, तभी तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। अच्छा भाई साहब, आप बता दीजिए कि आपको क्या खाना है। एक दाल मखनी कर दो और पनीर की सब्जी कर देना। वैसे अगर मुझे सलाद में प्याज चाहिए होगी तो मिल जाएगी। माफ करना भाई साहब, हम यहाँ पर माता रानी को भी खाना खिलाते हैं। हम उन्हें रुष्ट करके अपने किसी भी ग्राहक को खुश नहीं कर सकते। आपने जो भी मांगा है हम वो सब देंगे, लेकिन प्याज या प्याज से जुड़ा हमारे ढाबे में तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। हम माफी चाहते हैं। अरे इसमें माफी वाली क्या बात है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने किसी भी ग्राहक के लिए ढाबे के नियम को नहीं बदल रही है। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। इसी तरह दोनों सास बहू के ढाबे पर काफी लोग आते हैं और वो ऐसे ही खूब तरक्की कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सास बहू अपने घर के लिए नई अलमारी लेते हैं, जो पड़ोसन जानकी देखती है। अरे इतनी जल्दी नई अलमारी? अभी पिछले महीने से तो घर की पुताई का काम करवाया था ना। लगता है मोहित बेटा का काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। नहीं काकी, ये उनके काम से नहीं बल्कि सास बहू के वैष्णो ढाबे की बदौलत है। माता रानी का हमारे सर पर हाथ है, तभी तो हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है कि हमें कुछ भी सामान लेने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अच्छा, ढाबा वाकई में इतना अच्छा चलता है या बस तुम दोनों दिखावा कर रही हो? अरे जानकी, दिखावा है? दिखावा करके हमें क्या ही मिल जाएगा। हम तो बस माता रानी के नाम पर अपने ढाबे को चला रहे हैं, और माता रानी भी बस हमें निराश नहीं कर रही। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। जानकी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद रीमा ग्राहक को खाना परोसती है, जिसे खाकर ग्राहक काफी गुस्सा करने लगता है। अरे ये कोई खाना है, हैं? अरे पैसों में खाना खिला रहे हो, कोई मुफ्त में नहीं जो कुछ भी खाने को दे रहे हो। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे इतना फीका खाना, और ये कोई दाल है? इसमें तो बस पानी ही पानी भरा है। समझ नहीं आ रहा कि ये खाने के लिए बनी है या हाथ धोने के लिए। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? एक ही हफ्ते में तीसरी बार हमारे ढाबे की कोई शिकायत कर रहा है। तुम लोग ऐसे ही लालची होते हो। माता वैष्णो के नाम का ढाबा खोल लिया, लेकिन काम इतने छोटे। अरे माता के नाम से काम कर रहे हो, कम से कम काम में ईमानदारी तो दिखा ही सकते हो, हैं? इतना बेकार खाना, मैं इसकी एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला।
ऐसे ही गुजरते दिन के साथ अब हर कोई उनके ढाबे की बुराई करने लगता है। अरे दाल रोटी मिलेगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, 4 रोटी और दाल पैक कर देना, लेकिन मैं बस 20 रुपए ही दूंगी। क्या बस 20 रुपए? लेकिन दाल रोटी तो 50 की है, आप इतने कम पैसे क्यों दे रही हैं? अरे पानी वाली दाल के कोई 50 रुपए देगा क्या? और रोटी भी कुछ खास नहीं होती है, ऐसे खाने के तो 20 भी बहुत ज्यादा दे रही हूँ मैं। ठीक है बहन जी, आपको जितने ठीक लगे आप उतने ही दे दीजिएगा। साथ में मटर पनीर की सब्जी भी दे देना। वैसे भी नाम की ही मटर पनीर की सब्जी होगी। कंजूस सास बहू का ढाबा है, अब ज्यादा दिन तो चल पाएगा नहीं। हम कोई कंजूसी नहीं करते हैं, हम पहले जैसे खाना बनाते थे अब भी वैसे ही बनाते हैं। हाँ हाँ, लोग तो पागल है ना जो बिना किसी बात के इतनी बुराई कर रहे हैं। अरे तुम दोनों सास बहू कंजूसी करना छोड़ दो। लोगों के इतने ताने सुनकर दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, हमने ऐसा क्या किया कि लोग हमारे ढाबे के खाने की इतनी बुराई कर रहे हैं? अब तो एक हफ्ता हो जाता है, मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते हैं। बहू, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हमसे कहाँ गलती हो गई है। अब तो वैष्णो माँ ही हमारे ढाबे का कुछ कर सकती हैं, हमें अब उन पर ही विश्वास रखना चाहिए। इतनी शर्मिंदगी झेलने के बाद भी दोनों सास बहू अब भी ढाबा खोल रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों सास बहुएं अपने ढाबे में बैठी होती हैं। बहू, जा जरा सब्जी काट ले, आज चूल्हा तक नहीं जला है ढाबे में। माता रानी को तो भोग लगा ही देते हैं ना। ठीक है माँ जी। रीमा खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, जहाँ पहले से जानकी खड़ी थी और मसालों को बदल रही होती है। हाँ, ये जानकी काकी हमारे ढाबे की रसोई में? रीमा तुरंत अपनी सास को लेकर आती है और वो दोनों चुपके से रसोई के बाहर खड़े होकर जानकी को देख रहे थे। ये सास बहू का ढाबा बहुत चल रहा था ना। इस ढाबे के दम से ही दोनों सास बहू बहुत उछल रहे थे ना। ढाबे का नाम तो खराब हो ही गया, अब कुछ दिनों में बस ताला लगने की देर है। हाँ। जानकी को मिलावट करता देख दोनों सास बहुएं समझ आती हैं और वो तुरंत रसोई में जाती हैं। ये सब तुमने किया? तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी दूसरे के काम को ऐसे खराब करते हुए? अरे तुम दोनों ये यहाँ क्या? हाँ, हम दोनों यहाँ और हमें अब सब कुछ पता चल गया, लेकिन आपकी भलाई अब इसी में है कि अब आप सबके सामने जाकर अपनी गलती मान लो, वरना जिस तरह सच हमारे सामने आया है ना, वैसे ही वैष्णो माँ सबके सामने सच ले आएंगी और तब जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, ये आप जानती हैं। जानकी काफी डर जाती है और उसी शाम गांव वालों को ढाबे पर बुलवाती है। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। इतने दिनों मैं वैष्णो ढाबे में जो भी बदलाव आए हैं वो मेरी वजह से ही आए हैं। सास बहू की कोई गलती नहीं है, मैंने ही जलन में आकर सब किया था। हाँ। क्या इसका मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा है? हाँ, ये सब मैंने किया है। जानकी की सच्चाई बताने के बाद अब दोबारा से लोगों का भरोसा सास बहू पर वापस बन जाता है और अब वो वापस से तरक्की करने लगते हैं।